गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि कौन से सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पेपर में आ सकता है, तो क्या क्या कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरा ये आपको यही सुजेशन है कि आप पहले अपनी रिवीजन कीजिए, उसके बाद इन पेपर्स को आप डिस्कस कीजिए। देखो, इसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन पेपर से। तो मोस्टली हमने देखा गया है कि जो सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्टली इनके आसपास ही होते हैं और रिपीट होते हैं। थोड़ा सा मैट्रिक्स चेंज होती है या कुछ डाटा चेंज होता है। तो आप इसको ध्यान से एनालिसिस करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर की। तो वही स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है जो जून 2024 में आया था। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, दैट इज रिड्यूस इन एक्लन फॉर्म। समटाइम्स यहाँ लिखा होता है रो एक्लम फॉर्म और समटाइम लिखा होता है कॉलम एक्लम फॉर्म। दिस इज नथिंग, जस्ट फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। रैंक निकालते निकालते बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक्लम फॉर्म में क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, बाकी इसके नीचे जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं इसके एलिमेंट 0 होने चाहिए। सिमिलरली ये एलिमेंट 1, इसका कोई मतलब नहीं है कुछ भी हो, ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। दिस इज रो एक्लम फॉर्म। अब इनका कोई मतलब नहीं एलिमेंट्स का, दिस एलिमेंट इज 1 एंड रेस्ट एलिमेंट इज 0 एंड सो ऑन। तो वन लाइक दिस। सो दिस एलिमेंट इज 1, और अगर ए या 0 भी आ सकता है तो इस पे डिपेंड करेगा इसका रैंक क्या होता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है फाइंड कॉलम एक्लन फॉर्म। आप रो एक्लन फॉर्म ही निकालिए, और बिकॉज दोनों का रैंक क्या होता है, सेम होता है। रो एक्लन फॉर्म एंड कॉलम एक्लन फॉर्म क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो दिस इज समटाइम दिखा होता है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, यहाँ तो एक्लन फॉर्म होता है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। और जहाँ पर यहाँ पे आता है फाइंड रैंक, सिंपल रैंक। दोनों का कंसेप्ट सेम है, बस एक्लन फॉर्म में एक स्टेप ज्यादा करना होता है कि ये दिस पिवट एलिमेंट्स जो होता है इसको आपने साथ साथ 1 बनाते जाना है, रेस्ट लाइक सेम लाइक रैंक। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मोस्टली इसमें से ही आता है, या फाइंड रैंक आता है या एक्लन फॉर्म आता है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन हम जब देखें, और दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस। ये डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार ये क्वेश्चन में आती है स्टेट एक्लन फॉर्म, और एक लाइन की डेफिनेशन होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। बस, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओनली वन लाइन की होती है इसकी डेफिनेशन। वेरी सिंपल। तो ये आपने वैसे भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, 2 मार्क्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो आपने इसको छोड़ के नहीं है ना, एक लाइन की डेफिनेशन है। तो मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दिया कि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स आते हैं, और सिंपल होता है, कई बार पेपर टफ आ जाता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन दी होती है, और आपको पूछेगा कि ट्रिवियल सोल्यूशन है और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। आपको ऐसे कुछ भी वैल्यू वैल्यू ऑफ के आ जाए, जब भी होमोजीनियस सिस्टम दिया हो, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इसका रैंक, इसका डिटरमिनेंट निकाल देना, सॉरी डिटरमिनेंट निकाल देना। जैसे इसका डिटरमिनेंट कितना है, 1 माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेके 1। कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको ऐसे के की वैल्यू पूछे, कुछ भी आ जाए, तो आपने जस्ट उसका डिटरमिनेंट निकाल देना है बस। दिस इज लाइक डिटरमिनेंट, दिस इज 3 एन 1 एन माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, अगर जो किसी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 ना आए, 0 ना आए, तो वो क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर 0 आ जाए, इफ इट इज इक्वल टू 0, तो दिस इज होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। बस इतना सा ध्यान रखना है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बस। सिंपल सी डेफिनेशन है, वेरी सिंपल। मोस्टली 2 मार्क्स में इसमें से पेपर सेट होता है कि फाइंड, ऐसे कोई भी आपको इक्वेशंस दे दी जाएगी, और आपको पूछेगा कि ट्रिवियल है और नॉन ट्रिवियल है। तो जस्ट आपने ऐसे 3 4 जितनी मर्जी आए, 2 भी आ सकती हैं, कई बार 3 आती हैं, मोस्टली 3 और 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही आती है। तो आपने जस्ट इसका रैंक फाइंड करना है, सॉरी डिटरमिनेंट, सॉरी अगेन डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए तो वो ट्रिवियल होता है, अगर 0 आए तो नॉन ट्रिवियल होता है। इसकी इसकी हेल्प से ही आप के की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो वो के की वैल्यू निकल जाएगी जिसके लिए ट्रिवियल है, और जो दूसरी लेके चलेंगे और वो निकल आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इगन वैल्यू, इगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। इगन वैल्यू मैट्रिक्स सिंपल, जो जो ये होता है, दिस दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है, सिंपल सी, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, वेरी सिंपल। ठीक। तो जस्ट आपने जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसमें से लैम्डा माइनस करना है, 1 माइनस लैम्डा एंड 4 एंड 3 एंड 2 माइनस लैम्डा, और इसका बस सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल देना है।
एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी उसके, जो अगर 2/2 होगी कि 2 वैल्यू निकलेगी लैम्डा की, तो जो भी 2 वैल्यू निकलेगी, सपोज 2 4 आ गई, वो आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू। नेक्स्ट, ये 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस इनमें से ही आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट इन दिस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, तो मोस्टली यही सेम ही ऑलमोस्ट, ये डबल्स डाटा चेंज हो जाएगा, या 2 की जगह 4 आ जाएगा बस, देन द रेस्ट ऑल थिंग इज सेम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस, चेक करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। शॉर्टकट क्या होता है अगर आपने चेक करना हो, वैसे शॉर्टकट आपको वैसे पता करने के लिए क्या होता है, यहाँ जीरो बनने के बाद, अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई भी दिया हो, तो जीरो बनने के बाद जैसे इसके जीरो भरा, तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर पे एक्स को जीरो भरा तो जीरो जीरो आ गया। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो जीरो को जीरो पे लेके जाती है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पर इनवर्स इनवर्स ट्रू नहीं होता। तो ये सिंपल चेक करने के लिए होगा, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम बस यहाँ से बता सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। पर चेक करने के लिए आपको सिंपल सी डेफिनेशन इसकी होती है, अल्फा यू प्लस बीटा बीटा वी इक्वल टू आपने क्या, इक्वल टू आपने क्या प्रूफ करना होता है, इक्वल टू आपने प्रूफ करना होता है अल्फा टी यू। एक क्वेश्चन कर लोगे, ऑलमोस्ट सारे सेम है, हाउ टू चेक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बीटा टी वी। ठीक है, जो ये यू एन वी होते हैं, यू एन वी होते हैं, यहाँ से लेने होते हैं, दीज आर, यहाँ से वेक्टर्स लेने होते हैं, और जो अल्फा बीटा होते हैं वो स्केलर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अल्फा, इस केस में अल्फा क्या लेंगे आपको ओनली, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, तो x1 लेंगे। ठीक है, और सॉरी, यू यू क्या लेंगे, x1 लेंगे, और वी वी क्या लेंगे, x2 लेंगे बस, क्योंकि दिस इज ओनली वन एलिमेंट। अब ये मान लो यहाँ आई स्केयर होता तो फिर दो आने थे, x1 y1 आना था, बस ये एलिमेंट्स लेने आने चाहिए, बेस्ट नथिंग, x y 2 आना। अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ z2 आना था, और जेड से z1 आना था, और यहाँ क्या आना था, z2 आता। ये सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है, हाउ टू चूज यू एंड वी, दिस डिपेंड अपॉन द डोमेन। डोमेन में अगर एक एलिमेंट हो तो कहलाएगा, जैसे इस केस में अगर आई 1 नहीं है तो x1 लेंगे, अगर आई 2 होता, मतलब आर स्केयर आई एक ही चीज होती है इसमें, वही स्पेस को ही बोलता है। तो ये दिस इज नॉट वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे 2 2 मार्क्स के जितने भी आपने क्वेश्चन है, उसका आपने सिर्फ ध्यान से थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दिस, चेक करो कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो दिस इज, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सिंपल से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो 2 मार्क्स में आ जाता है। एम की वैल्यू निकाल लेनी है जो डी एक्स का कोफिशिएंट है, एन की वैल्यू निकालनी है डी वाई का कोफिशिएंट है। इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन एम की आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, और एन की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स करनी है। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो एग्जैक्ट होता है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं होता। इसके लिए सिंपल से आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए। सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन मतलब एक्स की पावर की आनी चाहिए, साइन कॉस एक्सपोनेंशियल लॉग, सिंपल से लॉजिक, सिंपल सी डेरिवेटिव होती है, ज्यादा इसमें ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है अपनी फर्स्ट, दिस इज अ थर्ड यूनिट में आपका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई। ठीक है, एलडीई मतलब डी वाई बाई डी एक्स, एल डी, जब भी आपको डी वाई डी एक्स और वाई दिख जाए, वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई दिख जाए, दिस वाई एंड डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स दिख जाए, इसका मतलब आपने समझ लेना है कि ये किसका क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने पहले साइन एक्स से यहाँ डिवाइड कर देना है, और इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो डेट इज इन 2 मार्क्स। आगे भी आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बर्नौली। बर्नौली का जब भी क्वेश्चन आता है, ये 5 और जितना भी 8 और 10 मार्क्स में आता है, तो ये आता है। तो ये टॉपिक सबसे पहले करनी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता। मतलब दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स एंड फॉर 8 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये टॉपिक
इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कहते हो कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट हम चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस बस ये चेक करना है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि चेक द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉट लीनियर। बस इतना याद रखना है, लीनियर कब होता है? लीनियर जब होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, इसकी जैसे कोई ऐसे पावर नहीं होनी चाहिए, और आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। बस दिस लाइक दिस, जो दिस वेरिएबल होता है जैसे ये अकेला है, ये एक्स के साथ हो सकता है नो प्रॉब्लम, पर वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और ना ही वाई वाले की कोई पावर होनी चाहिए। तो दिस इज पावर नहीं होनी चाहिए, तो दिस इज लीनियर। अगर मान लो यहाँ मैं ना वाई स्क्वेयर लिख देता, तो दिस इज नॉन लीनियर। यहाँ मान लो इसकी पावर 2 कर देता, तो दिस इज नॉन लीनियर। तो वाई की पावर मतलब मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए आपस में। मल्टीप्लाई मतलब ये दो बार हो जाएगा ना, वाई डैश इंटू वाई डैश। तो बस ये दिस इज आ, इसको ध्यान से देख लेना, सिंपल से एक लाइन का ही क्वेश्चन है। तो देखो देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है, सॉल्व सॉल्व R-4S ऐसे +9 4t = 0 ऐसे। हाँ, तो दिस इज CF इक्वल टू 0 मतलब CF ऑफ CF मतलब जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें भी CF एंड PI निकालती, CF एंड PI। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। 2 मार्क्स के में इसमें तो चलो एक ही क्वेश्चन है, बट मोस्ट ऑफ टाइम इसमें से 2 या 3 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो दिस इज सिंपल सा क्वेश्चन होता है CF निकालना, ठीक है। इसका लेक्चर है, उसमें आप चेक कर लेना वीडियो में जाके, अगर किसी को ना समझ लगाओ। तो ये भी वेरी सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अब दिस क्वेश्चन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको 101% आएगा। एलिमिनेट मतलब आपने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ कई बार कांस्टेंट दिया होता है या कई बार फंक्शन दिया होता है। अब जैसे अगले क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट मतलब ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो इसमें दिस इज बाय एलिमिनेटिंग, फॉर्मेशन करनी होती है डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो 2 टॉपिक होते हैं, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट और बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी फंक्शन। तो दिस दिस इज दिस इज फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ए बी दिया हुआ है, तो आपने बस इतना देखना है कि कितने कांस्टेंट दिए हुए हैं। दोनों कांस्टेंट दिए हुए हैं ए एंड बी, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 ले लेना हमेशा, जो भी दिया होगा। सिंपल सा, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देनी है एक बार एक्स से। जब इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार एक्स से करेंगे, इसको पी बोलते हैं, पी। कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स क्या होता है? पी। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना आएगा? ए। सिंपल सी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ए आ जाएगी। फिर इसकी कर्ली जेड बाई इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हमने किसी भी तरह ए एंड बी की वैल्यू निकालनी होती है, तभी एलिमिनेट होंगे ना, इफ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन जब वाई से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? पी। और बी की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू। तो आपने ए बी की वैल्यू यहाँ भर देनी है, बस जेड इक्वल टू, बस बहुत सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन होता है, फ्री के मार्क्स हैं। जेड इक्वल टू PX प्लस QY प्लस P² एंड Q², बस दिस इज आंसर। किसी भी तरह आपने ये एलिमिनेट करने होते हैं ए एंड बी, मतलब किसी भी तरह आपने डेरिवेटिव निकालने होते हैं, डेरिवेटिव निकाल के फाइंड दी वैल्यू करनी होती है ए एंड बी। तो दिस इज अ फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन ए और फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बाकी इसके बड़े जो क्वेश्चन आए वो डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो 2 पार्ट्स में बनेंगी, तो इसको दोनों पार्ट्स, क्योंकि वीडियो में उसमें इसमें हम एनालिसिस भी कर रहे हैं कि जस्ट ये नहीं दिखा रहे कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कि मैं इसलिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि इसके आसपास वाले क्वेश्चन आप थोड़ी सी वीडियो ध्यान से सुनना पॉज कर करके, कि थोड़ा डाटा चेंज हो तो यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन। तो आपने पूरा एनालिसिस की नोट्स बना लो, मोस्टली यही क्वेश्चन होंगे, वेरी सिंपल। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 10 टाइम सिंपल देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसमें पास होना सबसे सिंपल है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन, इनवर्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो यहाँ ना हमेशा ही मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हमारे टाइप पास कौन कौन से टॉपिक है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जिसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं। एक गोज एलिमिनेशन मेथड है, गोज एलिमिनेशन मेथड आता है, या गोस जॉर्डन मेथड आता है। तो ये इनमें से ही बस यही टॉपिक बनते हैं, गोस एलिमिनेशन, गोस जॉर्डन। या इस ये इन अलग सा क्वेश्चन डाल दिया, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको याद होगा, आपने +2 में पढ़ा होता है, AX = B। AX = B, हमने एक्स निकालना होता है, तो एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? A इनवर्स इंटू
बी। तो कुछ नहीं करना, एक एक मैट्रिक्स बनेगी ए। मैट्रिक्स ए कैसे बनती है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो जिस केस में क्या होगा, 1 2 -1। आगे मैट्रिक्स होगी 3 -1 and 2। एंड थर्ड मैट्रिक्स होगी 2 -2 and 3। ये ए मैट्रिक्स होगी। और बी मैट्रिक्स क्या होती है, जो राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड में जो नॉन होमोजेनियस पार्ट होता है, डेट इज 3 1 and 2। तो आपने क्या करना है, ये ए इनवर्स है। ए इनवर्स आपने बस इनवर्स निकालना सीख लो इसका। इनवर्स का फार्मूला सिंपल सा होता है, +2 में बड़ा होता है। तो वीडियो, आप वीडियो में देखोगे उसमें भी पता चलेगा, डिजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है। इनवर्स निकाल के मैट्रिक्स आएगी, उसको बी से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर ऐसे आ जाएगा। ऐसे एक ही मैट्रिक्स आएगी, यहाँ एक्स वाई, यहाँ जो वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, यहाँ वाई की होगी, यहाँ क्या होगी, जेड की होगी। तो हमें ये देखना है, इसे एनालिसिस ये करनी है कि जो सेक्शन बी का पहला पार्ट आता है वो हमेशा ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आता है, या एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टॉपिक है, वो आगे बाद में बताएंगे, उसका आता है। उसमें क्या करना होता है, ये तो मैंने बोला है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। एक होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड, एंड सो ऑन। बस ये होता है। जैसे ये फाइंड दी, ये काफी बार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, दिस क्वेश्चन। यहाँ आता है गॉस जॉर्डन मेथड के साथ इनवर्स निकालो। यहाँ ये क्वेश्चन आता है मोस्टली, फाइंड द इनवर्स विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। या फिर आता है कि ये इगन वैल्यू और इगन वेक्टर, आपको कोई भी मैट्रिक्स मान लो ऐसे दे दे, कोई भी मैट्रिक्स ऐसे आपको कोई गिवन होगी, ठीक है, उसकी क्या निकालनी होगी, इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर। इगन वैल्यू जो इसको बोलते हैं, इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर। ये दो ही टॉपिक यहाँ पे आते हैं, जो दोनों क्वेश्चन मैट्रिक्स के, दोनों क्वेश्चन मैट्रिक्स के होंगे। हाँ जी। एक मिनट, कितने बजे ट्रेन है? तो ये यहाँ मैं कहाँ थे, हम ये कह रहे थे कि गॉस जॉर्डन मेथड, जहाँ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, सिंपल सा मेथड होता है फाइंड। जैसे इसमें कुछ नहीं करना होता, यहाँ ए मैट्रिक्स है, दिस इज ए मैट्रिक्स इज गिवन, यहाँ आई लिख लेनी है, कोरस्पॉन्डिंग आई। ये 4/4 की है तो आई 4/4 लिख देनी है। यहाँ मैट्रिक्स होगी, यहाँ मैट्रिक्स होगी, यहाँ आई होगी। तो आपने क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, यहाँ आई बनाना होता है। तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स बचेगी वो आपका क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बार इसके टॉपिक भी वीडियो मैंने डाली हुई है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन। सिंपलेस्ट मेथड होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है, लेंथी ओनली कैलकुलेशन इज देयर। बाकी वेरी सिंपल मेथड होता है, अब इसकी वीडियो गिवन है, आप वहां से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, आपने ये भी देखना है साथ साथ कि कैसा पेपर में आ सकता है। तो इसमें हम सारा साथ साथ जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैं सारी इसमें लिख रहा हूँ, साथ साथ क्या पॉसिबिलिटी होगी। जैसे ये, तो मोस्टली ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस रैंक एंड नल्टी थ्योरम। रैंक एंड नल्टी थ्योरम की डेफिनेशन, रैंक एंड, ये सिलेक्टेड टॉपिक है, मतलब इनमें से तो आएगा ही आएगा। रैंक एंड नल्टी थ्योरम जो भी सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन होता है, जैसे डेफिनेशन रैंक एंड नल्टी थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, वो पक्का पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है। रैंक एंड नल्टी थ्योरम क्या होता है, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी, ये डेफिनेशन 2 मार्क्स की काफी बार आई होती है। नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ वी। तो एक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, ये फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू डब्ल्यू। तो इसकी जो रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ बेस, जो भी डोमेन दी होती है उसके बराबर होती है। तो ये इसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। एक क्वेश्चन पढ़ लो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज होगा, जैसे ये आई स्केयर से आई क्यूब जा रहा है, इसका मतलब दो एलिमेंट भरे। आई आई स्केयर का मतलब आर स्केयर होता है, कई बार आर क्यूब लिखा होता है, इसमें आई स्केयर आई क्यूब से चल रहा है, तो एक ही बात है। आर स्केयर मतलब दो एलिमेंट भरे, और आई क्यूब मतलब कितने आंसर आए, 3 आंसर आए। ठीक है। ऐसे आर क्यूब से आर स्केयर भी जा सकते हैं, आर आर स्केयर से आर स्केयर भी जा सकते हैं, आर क्यूब से आर क्यूब भी जा सकते हैं। तो दो तीन, एक क्वेश्चन कोई भी पढ़ लो, हाउ टू फाइंड रेंज स्पेस एंड नल स्पेस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब
सिंपल से ये इसमें थोड़ी थ्योरी होती है। एक क्वेश्चन कोई भी अपने हाथ से निकालोगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे इसमें ऐसे दिस वेरीफाई है रैंक नल्टी थ्योरम, तो आपने पहले रैंक टी निकालोगे। रैंक टी मतलब होता है रेंज स्पेस, ठीक है। नल्टी निकालोगे, नल्टी मतलब होता है नल स्पेस, इसकी जो डिमेंशन होती है वो नल्टी बन जाती है। रेंज स्पेस की डिमेंशन जो होती है रैंक बन जाती है। डिमेंशन का मतलब इसमें रेंज स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये आप पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये टॉपिक छोड़ के नहीं आना, रैंक वेरिफिकेशन ऑफ रैंक एंड नल्टी थ्योरम। आप पूरा नहीं कर सकते तो इतना जरूर कर लेना, ये एक लाइन का ही क्वेश्चन होता है। तो मोस्टली ये काफी बार ये पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन, मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद बेसिस, एक आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी। ये ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, एक लीनियर ट्रांसफॉर्म एक बेसिस गिवन हो गया, तो आपने ये मैट्रिक्स निकालनी होती है, इससे ऐसे मैट्रिक्स निकालनी होती है। ये भी सिंपल सा टॉपिक होता है, ये भी आप पढ़ लेना। बिल्कुल सिंपल सा, ये छोड़ के नहीं आना, ये काफी बार होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दियो, एक बेसिस दिया हो। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक एक दिया हो, एक दो बेसिस दिए हो, B1 एंड B2, दोनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना होता है। तो आप वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो ये क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको पढ़ते हैं रिलेटिव टू बेसिस बी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू बेसिस बी। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दियो, एक बेसिस देनी हो, तो आपको ये निकालना आना चाहिए हाउ टू फाइंड टी एंड बी। दूसरा मैंने क्या बोला, कई बार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होती है, एक B1 और B2 दो दिए होते हैं। तो मोस्टली यही क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरिफिकेशन ऑफ रैगनल्टी थ्योरम, ये आपका सेकंड यूनिट में होगा। एंड दिस इज मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू वन बेसिस और मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू टू बेसिस। तो ये टॉपिक आपने ध्यान से पढ़े ना, बिल्कुल सिंपल है, लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगता है। इसकी भी मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की वीडियो डाली हुई है, तो अगर आप ये बोलोगे तो इसकी अलग से वीडियो डाल देंगे इन दोनों की, जिसमें हम ये समझा देंगे हाउ टू रैंक नल्टी थ्योरम, और एक में ये बता देंगे कि हाउ टू फाइंड द रिलेटिव। कमेंट्स में बता देना, तो हम अगर कहोगे तो इसकी हम डाल देंगे। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसे सेम ऐसे ही, मतलब दिस टू को मतलब मोस्टली आप देखना ये सारा ऑल ऑल पार्ट ऑफ सेक्शन बी, ऐसे होता तो नहीं वैसे, ये सारा किस में से आ गया, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट इस पेपर की बात कर रहे हैं। फिर ऐसे होता नहीं मोस्टली, पर इसमें ऐसे आया हुआ है लास्ट, मतलब एक पर आगे भी। अब देख, जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो जो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर आपको सारा सिलेबस नहीं होता, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो जो पहले दो यूनिट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। और इनमें सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं। क्या टॉपिक है, रैंक निकालना आना चाहिए, गॉस एलिमिनेशन आना चाहिए, गॉस जॉर्डन आना चाहिए, गॉस जॉर्डन से इनवर्स निकालना आना चाहिए, इगन वैल्यू इगन वेक्टर्स आना चाहिए। आपको ये मैट्रिक्स वाले मैंने दो अभी क्वेश्चन बताए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड, ये दो क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। ये दिस इज अब इसने तो अगर मान लो यही कर लोगे तो इसमें काफी पेपर में आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अच्छे नंबर मार्क्स लेने की। अब चलो आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन, जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन होता है ना, ये अलग सा एक बार इसमें आया था, मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट्स, दिस इज आल्सो मेंशन इन द सिलेबस। तो आपको अच्छी तरह इसको सिलेबस में पढ़ना। यहाँ मेथड ऑफ डिटरमिनेट कोफिशिएंट आता है, पर 90% वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन आता है। सिर्फ एक ही ऐसा पेपर है जिसमें इसमें अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट कहा गया। मोस्टली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का ही पेपर में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इस टॉपिक को आपने पक्का पढ़ के जाना है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो पहले दो यूनिट अच्छी तरह करके जाएं। और जो इसमें अब मैं सिलेक्टेड से टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ लग जाता तो वेल एंड गुड, पढ़ लेना, सिंपल सा है, इससे ज़्यादा सिंपल है वेरिएशन पैरामीटर से। पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपने 100% पढ़ के आना है, इसका पक्का पेपर में क्वेश्चन आता है। 5 सेक्शन बी में नहीं आएगा, या सेक्शन सी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से देख के जाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स को, यहाँ ऐसे ना कुछ लिखा होता है सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिखा होता है, अब पता ही नहीं चलता कि पेपर में किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में हमारे पास वैसे टॉपिक तो सिंपल से एग्जैक्ट होता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, लो दो टॉपिक होते हैं, एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, dy by dx एंड यहाँ क्या होता था, पी वाई इक्वल टू क्यू, वेर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। जो दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन होती है बर्नौली। बर्नौली के बिना भी
कभी भी इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पेपर सेट नहीं होता। तो कई बार वो 2 मार्क्स में भी डाल देता है, सेक्शन बी में भी डाल देता है। तो दिस इज बर्नौली, ये बर्नौली इक्वेशन है। देखो dy/dx और y दिख गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ अगर एक्स्ट्रा पावर y की कुछ आ जाए, एक्स्ट्रा पावर ऑफ y आ जाए, तो जैसे ये एक्स्ट्रा पावर है y की, अगर ये ना होता तो लीनियर का क्वेश्चन था। ये ऐसा एक्स्ट्रा पावर y की आ जाए तो ये किसका क्वेश्चन बन जाता है, ये बर्नौली का क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने बर्नौली को क्या बनाना होता है, एलडी बनाना होता है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, वो आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। जी जनाब, ये हो गया। मैं लैब वो लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ, बता दी रिकॉर्ड। मैं लंच तो बात करनी है ना, मैं लेक्चर लेता हूँ। चल, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे ये दिस क्वेश्चन, यहाँ जो दो लास्ट क्वेश्चन हो गए ना, दिस 8 एंड 9 हमेशा ही 8 और 9 क्वेश्चन, या उसका सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन होता है, ये आपका फोर्थ यूनिट से होगा हमेशा ही। अगर फोर्थ यूनिट में देखा जाए तो दो ही टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लग्रैंज लग्रैंज मल्टीप्लायर, लग्रैंज मल्टीप्लायर, लग्रैंज मल्टीप्लायर। ये तो आपने छोड़ के जाना ही नहीं है। अगर मान लो आपने थर्ड यूनिट नहीं भी पढ़ना पूरा, तो ये लग्रैंज मल्टीप्लाई एंड चार पिट मेथड थोड़े से अलग से डिफिकल्ट होते हैं, पर अगर इनमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, बस फार्मूला ही याद करके आप अप्लाई कर दो, तो वेरी गुड। लैग्रेंज मल्टीप्लाई कर क्या होता है, पी पी प्लस प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका क्वेश्चन है, जब भी आपको स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू दिख जाए, बाकी सारा कुछ एक्स वाई जेड में दिख जाए। जैसे यहाँ देखो, ये स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, जो बाकी जो बचा है डेट इज एक्स वाई जेड। तो आपने समझ लेना, लैग्रेंज मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आया है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, भी पूरा तो नहीं डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डी एक्स/पी एंड dy/, जो होगा वो क्यू होगा, ठीक है, और dz/r। वो अगर आप यहाँ तक ही अप्लाई कर दो, बाकी सिंपल सा होता है, अगर आप पढ़ोगे तो जिन्होंने पढ़ा उनको समझ लग जाएगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है लैग्रेंज मल्टीप्लाई। हमेशा ही जो 8 क्वेश्चन या 7th क्वेश्चन, जब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सभी यूनिट्स में से, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो यूनिट 4 सबसे सिंपल मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें टॉपिक बड़े कम है। टॉपिक क्या है, एक मैंने ऊपर डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपने डेरिवेटिव करके एलिमिनेट कांस्टेंट निकालने होते हैं, और फंक्शन वाला आगे डिस्कस करेंगे। और एक मेथड क्या है, लग्रांजे मल्टीप्लायर, और एक मेथड क्या है, चारपिट मेथड। तो आपने फोर्थ यूनिट अगर देखा जाए तो पहले दो यूनिट जो है फर्स्ट सेकंड, उससे भी सिंपल है। थोड़ा सा फार्मूला अप्लाई करना आ जाए, जैसे चारपिट मेथड का एक बड़ा सा फार्मूला होता है, बस वो फार्मूले में 5 डेरिवेटिव निकाल के बस वैल्यू ही पुट कर दो, तो थोड़ा बहुत आपके मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये मैंने इस इसमें कंप्लीट डिस्कस किया। फर्स्ट आपका जो पेपर आया था जून के महीने में, वो मैंने इसमें डिस्कस किया। अगर इसमें किसी स्टूडेंट्स को कोई अलग वीडियो चाहिए होगी तो हम वो भी बना देंगे किसी टॉपिक पे। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। जैसे ये 6 मई 2025 को आया था, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, 2 एंड 3 पार्ट्स में होगी, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन पेपर हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जो कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते, अगर उतना ही इतना जितना मैंने इसमें बताया थोड़ा बहुत याद आ गया, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो मोस्टली आपने 2 2 मार्क्स के करो, थोड़ा सा कंसंट्रेट, 100% इसमें से अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, दो सिस्टम दिए हैं दो, और आपने चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 3 वाला तो सभी को आता ही होता है, वो मेथड से निकाल के, रैंक वाले मेथड से। 2 वाला बहुत सिंपल होता है। 2 वाला मतलब ऐसे इक्वेशन होती है, एक्स 2 वेरिएबल में दी है, जैसे जेड में दी हुई है A1 + A2। यहाँ वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। चलो मैं जेड लिख देता हूँ, A1 B1 इक्वल टू C1, ठीक है। A2 एक्स प्लस, ये भी +2 में होता है, B2 y इक्वल टू C1। तो जो x के कोफिशिएंट होते हैं, जो पहला वेरिएबल होता है, जैसे पहला वेरिएबल जैसे इसके इसके साथ जो भी लिखा हुआ है, जो पहले पहले कोफिशिएंट होते हैं, इनकी रेशो निकाल देनी A1/A2, ऐसे रेशो निकाल देनी। ऐसे B1 B जो दूसरा वेरिएबल दिया होगा, इसमें जेड दिया हुआ है, वाई नहीं दिया हुआ,
ये जो कांस्टेंट इक्वल के बाद होता है इसकी रेशो निकाल लेंगे आप। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर पहला होता है, अगर A1 रेशो, बस रेशो ही चेक करनी है आपने, A1/A2, अगर नॉट इक्वल टू हो B1/B2, नॉट इक्वल टू क्या हो, B1/B2। अगर नॉट इक्वल हो, इसका मतलब आपका क्या होता है, दिस इज कंसिस्टेंट। ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो जैसे इसमें क्या, मेरे ख्याल से 2/2 दी हुई है। ठीक है, 2/2 दी हुई है, ऐसे 2/2, यहाँ दी हुई है -3/-1। तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो बस ये आपने सीधा ले देना, ये कंसिस्टेंट है। कई बार यूनिक सोल्यूशन भी पूछ लेता है। यूनिक सोल्यूशन होता है कि A1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक होता है इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन में अगर सारे इक्वल आ जाएं, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन में क्या आ जाए, सारे क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो डेट इज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन हो गए। नो सोल्यूशन क्या होता है, ये दोनों बराबर हो, ये तीसरा बराबर ना हो, तो ये क्या होता है, नो सोल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा वीडियो स्टॉप करके दोबारा लिख लेना। ये सिंपल सा मेथड होता है, अगर दो सिस्टम दिए हो तो आपने रेशियो निकालनी है। ठीक है, कंसिस्टेंट क्या होता है, अगर A1/B1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होता है आपका यूनिक सोल्यूशन। इसके केस में हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही आएगा। तो नो सोल्यूशन में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस केस में नो सोल्यूशन आता है। अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होता है, अगर तीनों इक्वल आ जाए, तीनों सारे इक्वल आ जाए, तो उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, जैसे ये फिर आ गया कॉलम रैंक। कॉलम कॉलम रैंक कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ रो रैंक ही निकालना। हमने पहले एक लाइन लिख देनी है कि रो रो रैंक इक्वल टू कॉलम रैंक। तो आपने इसका रैंक निकालो सिंपल। जैसे अगर आपको ये कॉलम ऑपरेशन जो यहाँ लगाए हुए नहीं भी आते, तो आप रो रैंक भी निकाल सकते हो। रो रैंक इज ऑल्सो इक्वल टू कॉलम रैंक। अगर कॉलम से करना, फिर आपको इन दोनों को जीरो करना पड़ेगा, इन तीनों एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा डायगोनल के। ऊपर वाले एलिमेंट जीरो करने पड़ते हैं अगर कॉलम से निकालना हो। अगर रो से निकालना हो तो फिर डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो करने पड़ते हैं। तो आपकी मर्जी है, बच्चों ने ज़्यादा प्रैक्टिस रो रैंक से की होती है, तो आप रो रैंक निकाल देना। तो बाद में लिख देना कि रो रैंक इक्वल टू कॉलम रैंक। तो वो एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट जैसे आ गई रैंक नल्टी थ्योरम, जैसे हमने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस की थी। रैंक रैंक टी प्लस नल्टी टी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ वी। ये इसकी डेफिनेशन, जैसे ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं। अभी तक दो थ्योरम्स आई हैं। तीन तीन चीजें होती हैं, एक होती है CH थ्योरम जो कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं। एक रैंक नल्टी थ्योरम सेकंड। एक होती है क्लैरेट्स इक्वेशन। क्लैरेट्स इक्वेशन भी होती है अभी बाद में, अगर आएगी नहीं आएगी तो उसको मैं बाद में वैसे डिस्कस कर दूंगा। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये तो 100% है कि यही बार बार घूम के कभी पहले नंबर पे आ जाएगा, कभी 2 मार्क्स में आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देख लेना। तो ऐसे ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तीन चार प्रॉपर्टीज होती है, वो आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। ठीक है, दिस इज आल्सो जो मैंने पीछे बताया था कि जीरो से लेके जीरो तक जाती है, तो वो क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस हैं। तो ये कर लेना आप। सपोज नेक्स्ट, हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये नहीं पढ़ा होता मोस्टली, कराते भी नहीं है ज़्यादा, कि दिस राइट डाउन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन डिके मॉडल। ठीक है, तो इसकी मैं अभी डेफिनेशन बता दूँ। पॉपुलेशन डिके मॉडल क्या होता है, बस इतना सा याद कर लो। पॉपुलेशन D/dt इक्वल टू -KP। बस दिस इज द डेफिनेशन। ये डी है, dP/dt इक्वल टू -K। किसकी डेफिनेशन होती है, पॉपुलेशन डिके मॉडल। ठीक है, आप बस इसको इतना ही याद करना है, बस इतना ही लिखना था, dP/dt इक्वल टू -KP। तो बस ये डेफिनेशन होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन डिके मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, जैसे दिस इज अगेन CF एंड PI का क्वेश्चन होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे CF एंड PI निकालने होते हैं, तो ये इसको उसका सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको CF तो कम से कम आने ही चाहिए सारे। PI कितने होते हैं ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, थर्ड यूनिट है। इसमें 3 CF होते हैं। इतने तो सभी को आना चाहिए। हाउ टू फाइंड 3 CF, जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके निकालते हैं। और PI कितने होते हैं, टोटल 6 PI होते हैं। ठीक है, तो 1/1 छोटे छोटे से होते हैं, दो दो लाइन के होते हैं। तो आपने ये पढ़ लेने CF एंड PI, अगर टाइम बचे। नहीं तो CF तो जरूर पढ़ के जाना है, CF के बिना आपका पेपर नहीं होगा। तो दिस इज ऐसे ऐसे 2 मार्क्स क्वेश्चन
इसमें से आ गया, या इसमें से नहीं आएगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से आएगा, जैसे मैंने बताया था R-4s प्लस 4t इक्वल टू 0। तो इसमें चारों में सारी वैरायटी सारा कुछ मिल जाएगा आपको कि कौन कौन सा आता है। ये थोड़ा सा टफ पेपर आया था अपने कंपैरेटिव बाकियों में से जब भी आया था। तो है कुछ नहीं, वैसे सिंपल सिंपल से टॉपिक है। आगे बस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी थी, एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसका सेंट्रल रीजन होता है, बस इतना लिखना था, x/a² प्लस बस इतने से नंबर थे, y² by b² और इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लिक्स विद सेंटर एट 0 0। तो सिंपल सा यही क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन लास्ट क्वेश्चन फिर दोबारा ध्यान से देखना। दिस क्वेश्चन ये मैंने बोला ये आएगा ही आएगा। कंस्ट्रक्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ए एंड बी। तो आपने डिफरेंशिएशन करनी किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करनी, रिस्पेक्ट टू एक्स। जब रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा a+b, a+b मतलब p, कली जेड बाई कली एक्स क्या होता है p। और जब रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर लेना, व्हेन वी पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x देन y इज कांस्टेंट। तो ये आपका आएगा a-b। तो a-b क्यों आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकलेगी, एक ए की वैल्यू निकल जाएगी, एक किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी। वो आपने दोनों ने यहाँ पुट कर देनी बस। दिस इज 2 मार्क्स। सभी ऐसे थोड़े बहुत डाटा चेंज होके आ सकते हैं। तो दो डेरिवेटिव निकालने हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वाई। तो बस उसको आपने इसमें ए बी की वैल्यू निकाल के इसमें आपने पुट कर देनी। तो ये टफ क्वेश्चन पेपर आया था जब ये आया था, तो इसमें काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगा था, पर है इसमें मोस्टली कुछ नहीं। फिर मैंने ये बोला, दिस क्वेश्चन दिस इज अगेन सी एफ ऑफ सी एफ किसका है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सी एफ दोनों के ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के निकाल के आने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। दिस इज सी एफ। नाउ अब हम सेक्शन बी पे जाते हैं। अब ध्यान से देखना सेक्शन बी। अब मैंने पहले क्या बताया था कि जो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ये सारा देखो एक ही पैटर्न आ रहा है ना बार बार सेक्शन बी में। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 1 एंड 2nd यूनिट, इसका मतलब एक ही जगह से बनाइए पेपर, 1 एंड 2nd यूनिट। तो फिर क्या पहला क्वेश्चन क्या है, वही मैंने जो पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ किसका क्वेश्चन आता है, जो 2 3 मेथड होते हैं, यहाँ गोज एलिमिनेशन होता है, या कंसिस्टेंट होता है, या लैम्डा न्यू की वैल्यू वो चेक करने वाला ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ केस एज द मैट्रिक्स फाइंड द रैंक। बस रैंक निकालते हैं ना आपने, तो आपने सिंपल सा रैंक निकालने आता, अपने आप ही वैल्यू निकल जाएगी इसकी। आप करोगे तो आप लोग डायगोनल द मैट्रिक्स, वही इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर, डायगोनल फॉर्म जिसको बोलते हैं, इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर। डायगोनल फॉर्म, डायगोनलिज्म में डायगोनल फॉर्म में बनाओ, बस इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर निकाल के वही पी पी डी का फार्मूला क्या होता है, पी इनवर्स इंटू ए एंड पी। दिस इज द डायगोनल फॉर्म का फार्मूला, थोड़ा सा पढ़ लेना। इसका मैंने प्रॉपर लेक्चर डाला हुआ है, हाउ टू फाइंड रिड्यूस टू डायगोनल फॉर्म, हाउ टू फाइंड इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करती है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होती है, ऐसे नल स्पेस या नल स्पेस लिखा होता है या रेंज स्पेस लिखा होता है। तो इस टॉपिक को भी साथ पढ़ के आना है। अगेन दिस किसका क्वेश्चन है ये, रैंक नल्टी थ्योरम का। ऐसे दिया होता है कि फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नल स्पेस इज जनरेटेड बाय दिस। कई बार नल स्पेस लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है, रेंज स्पेस लिखा होता है। तो जब भी नल स्पेस आए तो आपने कुछ नहीं करना है, कितने मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स बना लेना। अगर नहीं भी थ्योरी लिखनी तो कोई बात नहीं, 1 2 इतना तो करके आओगे, 3 4। दूसरा मैट्रिक, दूसरा क्या दिया हुआ है, 0, जितना भी दिया है 0 1 1 1। वो अगर ये 4 है ना, R4 मतलब 4 एलिमेंट है ना, तो 4 एलिमेंट की मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0। जो इसके बेसिस होते हैं वो लिख देने, 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0 0 0। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स लिख देनी 4 by 4 की। ये बड़ी सारी मैट्रिक्स बन दी, बस इसका रैंक निकाल देना बस। इसका क्या निकाल देना अपना रैंक। लास्ट में जो नॉन जीरो रोज आएंगी, ये मान लो बाकी सारी 0 0 बन गई, नॉन जीरो जो रो आएंगी यहाँ तक ही छोड़ देना। मतलब आपका 90% क्वेश्चन हो जाएगा। इसके आगे तो काफी लेंथी होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी। पर अगर आप यहाँ तक भी कर दोगे तो आपका मोस्टली 60 to 70% क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वो मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन आप काफी बार आगे जो पेपर डिस्कस करेंगे, 3rd और 4th पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तो सिंपल सा आपने क्या करना है, अगर थ्री, ये जहाँ 3 होते हैं मान लो, अगर रेंज स्पेस इज जनरेटेड बाय मान लो ऐसे लिखा होता 1 2 3 एंड 3 4 1, मान लो ऐसे लिखा होता,
तो फिर आपने क्या करना था, इसको पहले 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 की रो में रख के इनको इनको पहली रो में रख लेना था। अब 3 बाय 3 की क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो इसका रैंक निकाल देना था। तो जो नॉन जीरो रो आएंगे वो बेसिस बनाएंगे, अगर उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो एक दो लाइन का ही क्वेश्चन बचता है। मोस्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ से खत्म हो जाता है। तो ये टफ पेपर में आया था ये लास्ट टाइम, जिसको टफ माना गया था, काफी बच्चों ने इसको टफ माना था। तो दिस इज टफ पेपर। नेक्स्ट, ये देखो, सॉल्व दिस विजुअल इक्वेशन। अब था इसमें क्वेश्चन ना, ये है क्या, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लोग आ गया तो लोग खत्म करना था, यहाँ तो लोग खत्म करना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बन गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, डी वाई बाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा, लोग उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस वाई, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ई एक्स एंड ई वाई। तो सबसे सिंपल ये क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने ये अटेम्प्ट नहीं किया था। अब बस इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेनी, वाई वाले एक साइड कर लेने थे, वाई वाले एक साइड कर लिए, ई की पावर वाई, और एक्स वाले एक तरफ कर लिए, बस दिस इज। अब बस इसकी क्या कर देनी थी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है भर के आपने कॉन्स्टेंट्स की क्या निकाल देनी थी वैल्यू। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, और बच्चे ये लोग देख के मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपल देखो, तो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना। अब मैंने ये पहले भी बताया था कि दिस टॉपिक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये तो आपने 101% करके ही जाना है, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता। प्रीवियस में मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट आ गया था, वो एक बार ही आया हुआ है, बाकी आप जब भी देखोगे जितने पेपर मैं डिस्कस करूंगा, तो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर सिंपल सा टॉपिक है। एक पीआई का फार्मूला होता है, वो याद करना होता है। तो आपने बस ध्यान रखना फार्मूले में कि ऐसे हाउ टू फाइंड y1 y2 डब्ल्यू एन एक्स, तो वो सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती पीआई की। तो सिंपल सा ये टॉपिक है। अगेन, पीछे मैं क्या डिस्कस किया था, ये लास्ट 2 क्वेश्चन होते हैं, ये किसके होंगे, लग्रांजे मेथड एंड चारपिट मेथड, हमेशा ही। तो फोर्थ यूनिट, मोस्टली ये फोर्थ यूनिट के, यूनिट फोर्थ के क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट फोर्थ देखो कितना पेपर में आता है, ये भी यूनिट फॉर्म है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल, यूनिट 4 है। तो देख लो, मान लो 10 10 का भी आ गया तो 10 10 20 और दो 22 मार्क्स, 22 का पेपर इसमें से भी आता है। तो दिस इज योर आपका सेकंड पेपर हो गया सारा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज थर्ड पेपर, थर्ड क्वेश्चन पेपर। थर्ड क्वेश्चन पेपर 10 जनवरी को, 10 जनवरी को आया था, 10 जनवरी को। ये अभी फिर देखो ध्यान से, दिस इज फाइन अगेन एक्लन फॉर्म, सेम फाइंड द रैंक। एक्लन फॉर्म मतलब वही, पहले इसको 1 बनाना है, इसके सारे निचले एलिमेंट क्या करने हैं, जस्ट रैंक, फिर इसका कोई मतलब नहीं। इसको 1 बनाना है, इसको सारे को क्या करना है, 0। इन दोनों का कोई मतलब नहीं, इनको 1 बनाना है, इसको क्या करना है, 0, और इसको 1 बनाना बस। तो दिस इज फिर विद दी हेल्प ऑफ, ठीक है। अगेन इगन वैल्यू इगन वेक्टर, देखो वही मैट्रिक्स चेंज की, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना, ये टॉपिक जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, बस इसमें ना क्या करो, इसको अगर ये करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। जिन बच्चों को पिछला साल आता है वही बस बाकी करें, नहीं तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना होगा ये टॉपिक जो है दिस। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है। दिस इज वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। तो इसमें काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सेटिस्फाई करानी होती है। होता तो सिंपल है, पर सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। जो बच्चे कर सकते हैं वही करे, जो बच्चे नहीं कर सकते वो सिंपल इसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाएं। अगर नहीं आता तो इसकी डेफिनेशन ही लिख दोगे ना इस क्वेश्चन में, तो आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे भी डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, सब स्पेस क्या होती है, इसका सेट होता है, वो वही इसका सब स्पेस क्या होती है, इसका सेट बन जाएगा। सेट भी सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, 10 के अप्रोक्सीमेट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी डेफिनेशन आपने पूरी अच्छी तरह करके, यानी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एक बार पढ़ने से हो जाएगी, थोड़ी लेंथी होगी पर बड़े आराम से हो जाएगी। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ के यानी, अगर ये दोनों क्वेश्चन आप नहीं भी कर सकते तो आपने इसकी डेफिनेशन जरूर करके यानी है, नेक्स्ट पेपरों में आई भी हो। फिर वही देखना, बार बार वही रिपीट होना शुरू हो गया ना दोबारा। जैसे दिस दिस क्वेश्चन, क्या बताया था मैंने, एक ट्रिवियल सोल्यूशन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या कर देना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो लेके ट्रिवियल आ जाएगा, इक्वल टू जीरो डिटर्मिनेंट, क्या बोला था, डिटर्मिनेंट निकाल देना, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो ट्रिवियल, एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो नॉन ट्रिवियल।
ऐसे कि ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आपकी आ जाएगी, जो भी ट्रीवियल एंड नॉन ट्रीवियल सोल्यूशन होगा। तो दिस इज नथिंग डिटर्मिनेंट ही है ये क्वेश्चन। अगेन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरीफाई दिस सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसका डेरिवेटिव करके आपने यहाँ भर देना, अगर आंसर बराबर आए तो डेरिवेटिव है। ठीक है, अगेन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सिंपल। इसको आपने क्या कर लेना है, इसको वो कर लेना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेना है, एक्स वाले एक तरफ ले लेने, वाई वाले एक तरफ। जैसे डी वाई इधर चला गया, वो एक्स प्लस टू एंड डी एक्स ऐसे। ठीक है, डी एक्स दोनों की इंटीग्रेशन की, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी वाई, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी एक्स स्क्र बाई टू प्लस टू एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आ गया बस। यहाँ एक्स, ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स कितना दिया हुआ है 0। जब एक्स 0 दिया हुआ है, एक्स 0 इसमें भरेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आई 1, तो सी कितना आ जाएगा 1। तो ये सी की वैल्यू बस भी यहाँ भर देनी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ये सिंपल सा क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन अगेन, अगेन लीनियर, मैंने बोला लीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी वाई बाई डी एक्स दिख गया, और यहाँ वाई दिख गया। ठीक है, बाकी जो बचा दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला आपने याद कर लेना। ठीक है, लीनियर लीनियर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं, दिस क्वेश्चन। अगेन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो ये व्हाट इज दिस, पी प्लस जेड इंटू क्यू इक्वल टू 0। जब भी आपको पी एंड क्यू दिखे तो दिस इज नथिंग, दिस इज लेग्रेंजे मल्टीप्लाई, डी एक्स बटा पी एंड डी कैपिटल पी, डी वाई बटा कैपिटल क्यू एंड डी एड बटा आर, आर दिस केस में 0 है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आया, इसको मैं पूरा डिटेल में कराता हूँ। दिस क्वेश्चन एक बार ध्यान से कर लेना, बस डाटा ही चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। इसको ऐसे टॉपिक जो होते हैं इस क्वेश्चन में डिस्कस हो जाते हैं, ये बुक में भी नहीं होते हैं। जैसे ये सरफेस, आपको दो सरफेस दिए होंगे, सरफेस मतलब जब भी जेड एक्स फंक्शन दिया होगा ये सरफेस बन जाएगा। ठीक है, आपने प्रूफ करने होंगे ऑर्थोगोनल है क्या कि नहीं है। तो क्या कर लेना है, जो पहला फंक्शन है ना, इसको पहला फंक्शन ले लेना है F1। ध्यान से समझना है क्वेश्चन, F1 ले लिया, कितना है जेड माइनस एक्स वाई, इधर ले लेंगे। अब इसके तीनों डेरिवेटिव निकाल देने, विस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ विस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, यहाँ विस्पेक्ट टू वाई, मतलब डेरिवेटिव मतलब इसका विस्पेक्ट टू पहले आपने एक्स डेरिवेटिव निकाल देना है, F1 फंक्शन है। फिर विस्पेक्ट टू किससे निकाल देना है, वाई से निकाल देना है। फिर विस्पेक्ट टू किससे निकाल देना है, जेड से निकाल देना है। ठीक है, जैसे इसका डेरिवेटिव विस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विस्पेक्ट टू एक्स करेंगे कितना आएगा माइनस वाई, विस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स, और विस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो आपका ये फंक्शन F1 हो गया। ऐसे एफ टू आएगा, एफ टू कितना दिया हुआ है आपको, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाना। कितना दिया हुआ है जेड, जेड माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, 2 मार्क्स फ्री के हैं। अगेन इसके डेरिवेटिव भी निकाल देना, इसका रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा माइनस 2 एक्स, माइनस 2 एक्स, इसका रिस्पेक्ट टू कितना आएगा -2 वाई, और इसका रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा 1। तो ये डेरिवेटिव सिंपल, पहले फंक्शन को F1 ले लिया, दूसरे को के ले लिया F2, और इनके डेरिवेटिव निकाल दिए रिस्पेक्ट टू, ये एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा, पॉइंट मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू है। ठीक है, जैसे इस केस में बरते हैं, इस केस में बरते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -1 एक्स वाई -1 एंड 1, अगर वैल्यू बड़ी 1 1 1। इस केस में बरते हैं तो ये कितना आ जाएगा -2 -2 एंड 1, ये दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, -1 -2 2, प्लस प्लस के साइन के साथ फिर प्लस 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 लिखना है, प्लस -1 इंटू -1 है अगेन 2, 1 + 1 इज 1। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव, ये वाई जेड ही है, जेड इक्वल टू एक्स वाई था, जेड कितना आ गया कर ली, इसकी डिफरेंशिएशन -y -x1, इसकी कितनी आ गई -2 में y1 पॉइंट कौन सा दिया 1 1 1, तो -1 1 1 -2 एंड 1 1 1 दिस। अब इनका आंसर 0, अगर 0 आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करना है इनको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, आपके सिलेबस में नहीं है पर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, अगर आंसर 0 आ जाए तो ऑर्थोगोनल होते हैं, अगर 0 ना आए तो ऑर्थोगोनल नहीं होते। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पॉइंट्स में, या कोई प्रॉब्लम होगी 1 - 1 होगा, नहीं तो इसलिए 0 नहीं आ रहा, वैसे ही 0 आना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पर आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, क्योंकि ये अब यहाँ दिख नहीं रहा है कि ये वाई भी होगा, वाई भी हो सकता है। मैंने सिंपल सा बता दिया कि दो सरफेस दिए हों,
तो डेरिवेटिव निकाल के उन दोनों को पॉइंट भर के मल्टीप्लाई कर देना, अगर आंसर जीरो आए तो ऑर्थोगोनल, अगर आंसर जीरो ना आए तो ऑर्थोगोनल नहीं है। नेक्स्ट फिर देखो दोबारा आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो गया देखो दोबारा, दिस अगेन दिस क्वेश्चन, सेक्शन बी। सेक्शन बी मोस्टली किस में से आता है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट। देखो अगेन सिंपल गॉस एलिमिनेशन मेथड अगेन आ गया ना, मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन रेंज इज स्पैन्ड बाय, स्पैन्ड और जनरेटेड एक ही बात होती है, स्पैन्ड एंड जनरेटेड एक ही बात होती है, जो मैंने बताया हुआ था सेम। ये दो क्वेश्चन है, या रेंज स्पेस जनरेट होती है, अगर दो लाइन के क्वेश्चन होते ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। आगे फिर सी एच थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स सी एच कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के इनवर्स निकालना। अगेन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखो फिर मैंने बोला ना 100% दिस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, 100% ये क्वेश्चन आता है, ये भी यहाँ तक देखो कितना सिंपल, आगे ही देखना कितना टफ हो जाएगा पेपर जाके एकदम, अगर नहीं आता होगा दिस टॉपिक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में लगता होगा, देख के ही छोड़ देते हैं, पर इसमें कुछ नहीं होता, दिस इज अगेन आप सिंपल सा टॉपिक होता है, जैसे जब भी आपको ऐसे आर एल सी सर्किट आ जाए, जैसे सर्किट आ जाए, ऐसे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये हो, आपने बस ये इक्वेशन याद कर लेनी है, ये इक्वेशन होती है इसकी, एल सी आर एल डी करंट होता है डी स्केयर क्यू बाई ए, बस ये इतना याद करना, बस इतना ही कर लोगे तो वो होता है प्लस आर आर डी क्यू बाई डी टी, बस ये इक्वेशन याद कर देना, बस प्लस वन बाई सी क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये आपकी रेजिस्टेंस, ये दी हुई है आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब आर, रेजिस्टेंस मतलब कितनी दी है 10, ठीक है। इंडक्टेंस मतलब एल, इंडक्टेंस एल कितनी दी हुई है आपको 5, और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब ये सी कितना दिया हुआ है 0.02, 0.02 दिया हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो ये अब ये आप वैल्यू भर दोगे आप सारी, ये आप इसकी आर्ट तो ये कुछ नहीं बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी जो आप, जिसका आपने सिर्फ सी एफ निकालना होता है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड क्या है जीरो। तो ये है कुछ नहीं, दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ सी एफ, बस आपने ये इक्वेशन याद करनी है, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एल और आर और सी की वैल्यू भर देनी है, तो ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन बन जाएगा जिसका आपने सी एफ निकाल देना है, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, अगेन ये दोनों क्वेश्चन किसके होंगे, लग्रेंजे एंड चारपिट मेथड के, जैसे एक्स ये पी होता है, कर्ली जेड बाय एक्स क्या होता है पी, ये क्यू, और बस सेम इक्वल टू जेड दूसरी साइड ले लेना, अगेन दिस इज अ लग्रेंजे मल्टीप्लायर क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं था, एक बार इसने डाल दिया था, दिस इज ये क्वेश्चन जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मोंगे मेथड होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, तो एक बार इसमें डाला हुआ है, इसका मैंने अलग सा बनाई हुई है मोंगे मेथड पे, अब वो देख लेना, करने की जरूरत नहीं है, एक बार आ गया जरूरी नहीं हर बार आएगा। चारपिट मेथड यहाँ मोस्टली जो नाइन्थ क्वेश्चन होता है, ये कौन सा आता है, चारपिट मेथड, चारपिट मेथड का क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो आपको को अच्छी तरह देख लें। चलो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इस नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पेपर, तो मोस्टली आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसा पेपर आता है, बड़ा सिंपल होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देखना है कि कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं होती। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है इनवर्स का फार्मूला, एडजॉइंट, जो सभी कर सकते हैं, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट 2 बाय 2 का तो कितना सिंपल होता है, क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, 2/8, इन दोनों को भी आपस में रिप्लेस कर दो साथ विद द नेगेटिव साइन, बस विद द नेगेटिव साइन, और डिटर्मिनेंट निकाल दो, कितना आएगा 8 2 का 10 माइनस 12, 8 2 का 16 माइनस 12 4, बस दिस इज आंसर, दिस इज योर इनवर्स, ठीक है। अगेन अगेन आ गया ना फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पिछले क्वेश्चन पेपर आए थे, उसमें क्वेश्चन पेपर आया था विद द हेल्प ऑफ, यहाँ आ गया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन वाला ज्यादा सिंपल होता है, अगेन इसकी डिफरेंशिएशन,
फिर अगेन इसकी डिफरेंशिएशन आपने कर देनी विस्पेक्ट टू एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन विस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कितना आएगा ये, एफ डैश एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र विस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2x। ठीक है, इसको पी बोलते हैं। अगेन विस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन कर देंगे, विस्पेक्ट टू कितना आएगा, एफ डैश एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, -2y। ठीक है, अब बस इन दोनों को ऐसे लिखते हैं कि पेपर देना तुम ऐसे लिखना पैना, मैं नहीं किया था। सर ने क्या हुआ है कि सिर्फ 2 पेपर दे सकता है, वो 2 पेपर कहीं भी डेट दे, जैसे लिखना फिर दोबारा लिखा प्लीज, सर को जानी है, मैंने फोन आया था सर से। वैसे लिख दे कि यार 2 पेपर ही लाओ कितने दिन बाद, बाकी नहीं है। जल्दी आ जल्दी, जल्दी याद आ गया थे। और कब बाद हुआ है? पेपर है तेरा कितने है? कल हले आया नहीं हो, कल आई जरूर मैं आया नहीं, मैं चेक किया ही तो दूजा ना फीस मैं की ठीक। तो इन दोनों को आपने बस डिवाइड कर देना, तो कितना आएगा, पी बटा क्यू, ये 2 2 कट गए तो कितना आ गया, एक्स बटा, बहुत सिंपल, एक्स बटा -1, इनको मल्टीप्लाई करना, दिस इज योर आंसर। तो एलिमिनेट, हमने फंक्शन एलिमिनेट करना था, दोनों को डिवाइड करके एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास, अब इसने लिखा नहीं कि इसमें डालनी, मैट्रिक्स में डाली है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डाली है, सिंपल डाली है, तो आपने 2 3 एग्जांपल दे देनी। जैसे इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू, हर यूनिट में क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0, जिसकी राइट हैंड साइड 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। और साथ में होमोजीनियस इक्वेशन है आपने ऐसे मैट्रिक्स में भी ऐसे भी डाल देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लीनियर में भी, कि पता चल जाए डी एक्स, कि इसमें क्लियर नहीं किया ना इसने, मतलब कौन से आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आई है या किससे आई, तो आपने 2 डेफिनेशन ले देनी। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती, जिसमें सभी की डिग्री सेम हो, जैसे डिग्री टू और 1 and 1 डिग्री 2, तो दिस इज आल्सो होमोजेनियस इक्वेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये गो जॉर्डन मेथड, आपने इसमें गो जॉर्डन मेथड सारा एक्सप्लेन कर देना कि कैसे कैसे हम मैट्रिक्स करते हैं। अगेन मैंने पिछले में बताया था ना, वेक्टर स्पेस की आपने डेफिनेशन जरूर पढ़ के जानी है, 2 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं। वेक्टर स्पेस होगी, सी एच थ्योरम होगी, क्लैरिस इक्वेशन होगी, तो इसमें भी आता है। ये भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। दूसरा कौन सा होता है, डिफाइन अलजेब्राइक, अलजेब्रिक भी बोलते हैं जिसको, ये भी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, डिफाइन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। कुछ नहीं होता, आपने आइगन वैल्यू निकाली, मान लो आइगन वैल्यू आपकी आ गई 2 2 3, 2 2 3, तो जितनी बार 2 2 3 मान लो आइगन वैल्यू होगी, जितनी बार ये आइगन वैल्यू रिपीट हुई, नंबर ऑफ टाइम आइगन वैल्यू इज रिपीट, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। दिस अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जितनी टाइम्स आइगन वैल्यू क्या हुई, रिपीट हुई, दैट इज अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। दूसरी इसने कौन सी पूछी, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है कि मान लो आपको याद है कि अगर जब आइगन वैल्यू निकाल के आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो मान लो आपने आइगन वैल्यू 2 भरी और कितने आइगन वेक्टर आए, अगर एक ही आइगन वेक्टर आया तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होती। तो कई बार आपने ऐसे भी देखा है कि जब हम आइगन वैल्यू 1 भरते हैं और आइगन वेक्टर कितने आए थे, 2 आ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसकी फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2। तो ये होता है कि नंबर ऑफ आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 आइगन वैल्यू, मतलब एक आइगन वैल्यू बनने से कितने आइगन वेक्टर आते हैं, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 आइगन वैल्यू इज नोन एज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये छोड़ के नहीं जानी है, काफी बार आई हुई है, तो इस पर भी आ सकती है। तो दे, अगेन सी एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आपके पास कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई कौन सी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर
ऐसा फैक्टर जिसको हम नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। तो ऐसा फैक्टर, ऐसे फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो ये फैक्टर व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट फैक्टर विद नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट, दैट फैक्टर इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगेन वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, चेक करो कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। मैंने पूरा समझाया है कैसे करना है आपने, इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव वो निकाल के, ठीक है। अगेन इनवर्स, देखो सेम ही, यहाँ भी इनवर्स डाल दिया, यहाँ भी इनवर्स डाल दिया। या इनवर्स डालता है या आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर डालता है कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू, तो या रैंक निकाल देता है। इसने ज़्यादा रैंक डाला ही नहीं, रैंक इसने इसमें डाल दिया, रैंक निकाल लें। अगेन विद आ गया ना सेम क्वेश्चन, नल स्पेस, नल स्पेस इज जनरेटेड बाय, सेम देखो कितनी बार रिपीट होते हैं पेपर में, नल स्पेस इज जनरेटेड बाय दिस। ये भी मैंने बताया था, सी एफ एंड पी आई निकालना होता है, दिस इज अ फोर्थ केस ऑफ पी आई, फोर्थ केस है पी आई का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यूनिट थर्ड में फोर्थ केस, जिसमें दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है और आउट ऑफ टू वन फंक्शन कौन सा होता है, वी एक्स। तो आपने निकाल लेना। अगेन यहाँ आप थोड़ा सा पॉज करना, यहाँ पी आया यहाँ क्यू आया, तो कौन सा होगा, अगेन लग्रेंजे मल्टीप्लायर। तो अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लग्रेंजे मल्टीप्लायर, वही डी एक्स बटा पी एंड डी बाई बटा पी एंड सो ऑन। तो देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऐसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ता है। दिस अगेन, फिर वही आ गया लैम्बडा की वैल्यू क्या निकालना, नॉन ट्रिवियल। फिर मैंने क्या बताया, डिटर्मिनेंट की इक्वल टू क्या ले लेना आपने, डिटर्मिनेंट इज नो इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो ट्रिवियल होता है, इक्वल टू जीरो के लिए नॉन ट्रिवियल होता है, ठीक है। अगेन एक इसका क्वेश्चन आ गया, नल स्पेस एंड रेंज स्पेस, ठीक है। दिस 8 क्वेश्चन ये भी पिछली बार आया था, किसी एक बच्चे ने भी ये अटेम्प्ट नहीं किया था। अगेन वैसा ही ये एलसीआर सर्किट वाला और सिंपल हार्मोनिक वाला, ध्यान से रखना, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एक एलसीआर सर्किट होता है। एलसीआर सर्किट वाला मैंने पिछले में बता दिया, तो इक्वेशन आपने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की क्या होती है, इसकी भी इक्वेशन याद कर लेनी है। ये क्या होता है, डी स्केयर एक्स बाय, ये सिंपल हार्मोनिक होती है, डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इक्वल टू जीरो। सो दिस इज नथिंग, इसका आपने क्या निकालना है, डी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप वही एम स्केयर भर के, एम की दो वैल्यू आएंगी, एम की दो वैल्यू क्या आएंगी, एक आएगी जीरो प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स एक्स है ना, तो क्या फार्मूला हो गया, सी एफ का क्या फार्मूला, एक्स इक्वल टू ई की पावर जीरो एक्स, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन कॉस ओमेगा टी, टी क्यों आया, क्योंकि रिस्पेक्ट टू टी है, प्लस वही इमेजिनरी रूट्स वाला फार्मूला सी एफ का साइन ओमेगा टी। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया एक्स। अब इसकी वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी निकालनी, इसकी डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। डेरिवेटिव कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करने के बाद ये कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशन भर के आपने वैल्यू निकाल लेनी, किसकी वैल्यू निकालनी, किसी तरह ए एंड बी की, इनिशियल हार्मोनिक, इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन। अगर किसी को इनिशियल बाउंड्री कंडीशन डिफिकल्ट लगता है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सेम ही रहेगा हर बार, हर बार सेम ही, हर बार सेम ही रहेगा। ही नहीं है। ये तो दूसरे को लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ कर नहीं आने, ये लगते डिफिकल्ट है, पर अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया, तो अगर मान लो 10-10 मार्क्स का है, तो आपको 5 to 6-7 मार्क्स आराम से इसमें मिल सकते हैं, है कुछ नहीं इनमें से। लास्ट दिस क्वेश्चन अगेन, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ओ डी डैश वाला क्वेश्चन है, पार्टिकल पी आई निकालना, मतलब दिस इज अ केस ऑफ उसका पार्शियल डिफरेंशियल का सी एफ है, जिसमें हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वैसे ही डी क्यू बाहर निकाल लेंगे, डी क्यू बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 1-3 डी डैश बाय डी, ठीक है। याद आ रहा है इस बाइनोमियल लगा के, या क्योंकि राइट हैंड साइड इज एक्स स्क्वायर वाई, तो बाइनोमियल लगा के सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बार एक्सपेंड कर देना बाइनोमियल, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, दो बार इसको एक्सपेंड करके ये कर लेना, ठीक है। तो दिस इज अगेन
देखो इस केस में, अब देखोगे कि चार पिट मेथड का क्वेश्चन नहीं आया, चार पिट मेथड पर लैग्रेंज मेथड ऊपर डाल दिया। ठीक है। तो मोस्टली आपने अब देखा एनालिसिस करके कि पेपर इतना टफ नहीं आता, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। तो लास्ट हम समरी करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने। ठीक है। इसमें लास्ट में मैंने क्लैरिट्स इक्वेशन का क्वेश्चन इसमें नहीं आया, वो भी मैं एक थोड़ा सा 2 मिनट देना इसमें डिस्कस कर देंगे, वो भी काफ़ी बार 2 मार्क्स में काफ़ी बार वो पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। तो मोस्टली क्या हुआ कि आपने पहला जो 2 यूनिट है इसको अच्छी तरह करके जाना है। और बाकियों में से सिलेक्टिव सिलेक्टेड मेथड जैसे लैग्रेंज मेथड हो गया, मल्टीप्लायर, चारपिट मेथड हो गया, चार पिट मेथड, फिर मैंने बताया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अगर इतने तीनों भी अगर ज़्यादा जिनका थोड़ा मैथमेटिक्स वीक है तो इन 3-4 क्वेश्चन भी कर लोगे। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली, इतना भी कर लोगे तो कुछ भी नहीं है। और बाकी 2-2 मार्क्स के लिए सी एफ भी निकालना सीख लो। पीआई भी ना भी आए तो कोई बात नहीं, सीएफ तो निकाल के आओगे। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें से पास होना, थोड़ा सा टेक्निक से करते हैं। तो मोस्टली यही क्वेश्चन बड़े बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज, कैसे पास हैं, क्या हो। है कुछ नहीं, आपने मैंने पूरी एनालिसिस, जितनी की लंबी काफ़ी लेंथी वीडियो होगी, मैंने पूरा डिस्कस डिस्कस कर दिया कि इसमें पास होना इज वेरी सिंपल। बाकी सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट्स में दे दीजिए, लेक्चर किसी टॉपिक पे चाहेंगे वो भी आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच।